हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने कुछ छोटी छोटी टर्म्स को डिस्क्राइब किया था। अगर आप लोग वो देख लोगे तो ये वाली वीडियो जो है ये समझने में आपको ईजी हो जाएगी। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, the group of organs that work together for the process of reproduction in males is called male reproductive system। जैसा हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था, ऐसे ऑर्गन्स जो साथ मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं मेल्स में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, वो बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये ऑर्गन्स और एसेसरी ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है। अगर हम यहाँ ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन्स यहाँ पर कौन से हैं? टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडमस, वास डिफरेंस एंड पीनस। और अगर हम एसेसरी ग्लैंड्स की बात करें तो दो एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? एसेसरी ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में कोई प्राइमरी रोल नहीं प्ले करते, यानी कि कोई मेन या मेजर रोल प्ले नहीं करते, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कि ये एक सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एक सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो एक एक करके हम इन सभी जो ऑर्गन्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम टेस्टिस से। तो टेस्टिस जो है ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने का मतलब है कि ये स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती हैं। स्पर्म्स के साथ साथ ये मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी प्रोड्यूस करती हैं। अब ये जो टेस्टिस होती हैं ये मेल्स में पेयर में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं और ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती हैं। अब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती हैं ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। स्क्रोटम की अगर मैं बात करूं, स्क्रोटम जो है ये एक मस्कुलर पाउच है जो कि एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट है, बिटवीन द थाइज, और इसके बीच में दोनों टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। अब हम इस डायग्राम में देखेंगे। इस डायग्राम में आप लोग देखोगे ये जो ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये है टेस्टिस। टेस्टिस जो है ये पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि इसके पीछे एक और टेस्टी जो है वो प्रेजेंट होगी। और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्क्रोटम, और इसी पाउच के अंदर दोनों टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। अब ये जो टेस्टिस हैं ये एब्डोमिनल कैविटी में ना प्रेजेंट रह के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट रहती हैं, तो इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है। अगर हम अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो होता है 37 to 38 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे नॉर्मल फंक्शंस जो हैं बॉडी के उनको कैरी आउट करने के लिए आइडियल होता है। इनको कैरी आउट करने के लिए ये एक आइडियल टेम्परेचर होता है। अगर हम स्पर्म फॉर्मेशन की बात करें तो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है वो लो टेम्परेचर पे होता है। लो टेम्परेचर पे होता है, यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। तो इसके लिए ये जो टेस्टिस होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं स्क्रोटम में। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 3 डिग्री सेल्सियस, जो कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए बिल्कुल आइडियल होता है। तो testes are present outside the abdomen because the formation of sperms cannot take place at normal body temperature, that is 38 degrees Celsius. Testes are therefore present outside in scrotum where the temperature is around 3 degrees Celsius, lower than normal body temperature, which is ideal for sperm फॉर्मेशन। तो ये रीजन होता है कि टेस्टिस जो है ये एब्डोमिनल कैविटी में ना प्रेजेंट रहकर बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे एपिडिडमस के बारे में। एपिडिडमस जो है ये कॉइल्ड ट्यूब है जो कि स्पर्म्स को रिसीव करती है टेस्टिस से। ये टेस्टिस से स्पर्म्स को रिसीव करती है, ये कैरी करती है स्पर्म्स को और कुछ समय के लिए स्पर्म्स को अपने में स्टोर करके रखती है और फिर उन्हें ट्रांसफर कर देती है वास डिफरेंस में। अब दोबारा से हम इस डायग्राम को देखेंगे तो टेस्टिस के पास में ही आप देख सकते हो कि साथ में एक अटैच्ड क्वाइल ट्यूब प्रेजेंट है। इस क्वाइल ट्यूब को हम कहते हैं एपिडिडमिस। जब टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन के बाद ये जो स्पर्म्स होते हैं ये ट्रांसफर हो जाते हैं एपिडिडमिस में। कुछ कुछ टाइम के लिए ये एपिडिडमिस में स्टोर रहते हैं और फिर ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाते हैं एक और ट्यूब में जिसका नाम है वास
डिफरेंस। तो यहाँ आप देख सकते हो एपिडिडमिस जहाँ पे एंड होता है वहां से ये ट्यूब स्टार्ट होती है और ये थ्रू आउट यहाँ तक रन कर रही है। इस ट्यूब को हम कहते हैं वास डिफरेंस और इसका एक और नाम होता है जो कि है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट इसलिए क्योंकि ये स्पर्म्स को कैरी कर रही है। वास डिफरेंस जो है ये अनदर ट्यूब है जो कि स्पर्म्स को रिसीव करती है एपिडिडमिस से। मैंने आपको बता दिया यहाँ एपिडिडमिस से जो स्पर्म्स है ये ट्रांसफर हो जाते हैं वास डिफरेंस में। It receives secretions from glands like prostate gland and seminal vesicle, providing liquid medium to sperms. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि वास डिफरेंस के साथ में दो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एक तो है सेमिनल वेजिकल और एक यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये अपनी सेक्रीशंस को वास डिफरेंस में सेक्रीट कर देते हैं। ये दोनों अपनी सेक्रीशंस को क्या करते हैं, वास डिफरेंस में सेक्रीट कर देते हैं। वास डिफरेंस में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, वास डिफरेंस में स्पर्म्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं ये अपनी सेक्रीशंस को वास डिफरेंस में सेक्रीट कर देते हैं जहां पे ऑलरेडी स्पर्म्स प्रेजेंट है, और एक जो है लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को। अब ये लिक्विड मीडियम स्पर्म्स के लिए क्यों जरूरी होता है ये हम आगे चल के देखेंगे। एपिडिडमिस पासेस स्पर्म्स टू यूरेथ्रा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो एपिडिडमिस है, सॉरी ये जो वास डिफरेंस है, आप लोग ये करेक्ट कर लेना, ये जो वास डिफरेंस है यहाँ यहाँ तक वास डिफरेंस था। अब ये जो वास डिफरेंस है ये स्पर्म्स को कहाँ पास कर देता है, यूरेथ्रा में। अब ये जो ट्यूब आपको दिख रही है, एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो पीनस में से रन करती हुई बाहर की तरफ ओपन होती है, इसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो वास डिफरेंस जो है ये स्पर्म्स को यूरेथ्रा में जो है ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। यूरेथ्रा रन्स इनसाइड पीनस एंड ओपन्स टू द आउटसाइड। मेल्स हैव अ कॉमन ओपनिंग फॉर पासिंग स्पर्म्स एंड यूरिन। तो मेल्स जो है उनमें स्पर्म और यूरिन की पासेज के लिए एक कॉमन डक्ट होता है। फीमेल्स में हमने देखा था कि उनमें दो अलग अलग डक्ट, अलग अलग जो है ओपनिंग्स प्रेजेंट थी यूरिन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर जो है ये भी जाके ओपन होता है कहाँ पे, यूरेथ्रा में। ये ब्लैडर जो है ये भी जाकर यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है। तो ब्लैडर से जो यूरिन है वो भी यूरेथ्रा में आ रहा है और वास डिफरेंस से जो स्पर्म्स है वो भी यूरेथ्रा में ही आ रहे हैं और यहीं से दोनों जो है वो पास आउट होंगे। अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में, जो एसेसरी ग्लैंड्स थे, सेमिनल वेजिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। तो सेमिनल वेजिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड आर द एसेसरी ग्लैंड्स दैट secrete secretions into vas difference, adding fluid medium to the sperms present there. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। The secretions of both these glands along with sperms form a hazy fluid called semen. तो ये जो sperms हैं, स्पर्म्स के साथ में जो सेमिनल वेजिकल की सिक्रीशंस होती हैं प्लस जो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन होती हैं, ये मिलकर एक लिक्विड बनाती हैं, एक हेजी लिक्विड, एक हेजी सब्सटेंस बनाती हैं जिसे हम कहते हैं सीमन। हेजी यानी कि क्लाउडी सब्सटेंस। हेजी का मतलब होता है क्लाउडी, जिसकी थोड़ी सी व्हाइटिश क्लाउड लाइक अपीयरेंस होती है। तो ये जो secretions हैं along with sperm they form semen. These secretions are important for sperms. ये जो secretions होती हैं ये sperms के लिए क्यों important होती हैं, क्योंकि ये sperms को nourishment provide करती हैं। ये sperms को nourish करने का काम करती हैं, यानी कि स्पर्म्स को हम कह सकते हैं कि मेच्योर होने में हेल्प करती हैं। टेस्टिस से जो स्पर्म्स रिलीज हुए थे वो मेच्योर नहीं होते हैं। अब ये जो इन दोनों ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं ये क्या करती हैं, स्पर्म्स को नरिश करती हैं और उन्हें मेच्योर करने में हेल्प करती हैं। साथ ही साथ ये हेल्प करते हैं स्पर्म को मोटाइल बनाने में। स्पर्म जो है उनको मोटाइल बनाने में हेल्प करती हैं एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजी। तो स्पर्म्स जो होते हैं इनके पास में एक हेड है और एक टेल प्रेजेंट है। ये जो टेल होती है ये स्पर्म की मोटिलिटी के लिए प्रेजेंट होती है। तो अगर स्पर्म का जो मीडियम है वो लिक्विड नहीं होगा तो ये स्पर्म जो है ये मोटाइल नहीं होगा। तो जब इन्हें लिक्विड मीडियम मिल जाता है तो ये जो स्पर्म्स होते हैं ये उस लिक्विड मीडियम में स्विम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मोटिलिटी शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनका आगे का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। क्योंकि स्पर्म्स जो होते हैं इन्हें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि स्पर्म्स जो होते हैं वो यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब तक उनको जाना होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो उसके लिए स्पर्म्स जो होते हैं उनका मोटाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पर्म्स जो होते हैं ये अगर मोटाइल होंगे तो ये इजिली जो है फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाएंगे और फर्टिलाइजेशन जो है वो हो पाएगी। तो ये जो
दोनों ग्लैंड्स हैं, इनकी जो सेक्रीशंस होती हैं ये स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और उन्हें मोटिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। तो इसी तरह से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनानी है और सभी पार्ट्स को अच्छे तरीके से पॉइंट्स में डिस्क्राइब करना है। ये डायग्राम जो है मैंने एस चांद की रेफरेंस बुक से ली है, तो रेफरेंस भी मैं आपको दे देती हूँ, आप चाहे तो वहां से भी देखकर ड्रॉ कर सकते हो। So this is all about male reproductive system. I hope this video was helpful for you. Share the video, like the video, and do subscribe to the channel. Thank you for watching.